फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सपनीली आंखों वाले इस नौजवान के कई सारे सपने पूरे हुए और उसने एक तरफ तो गीतों के फूल खिलाए तो दूसरी तरफ गजलों की कलियां भी बिखेरी। यही वो शहर था जहां इस एक अकेले नौजवान को अपनी शरीके हयात भी मिली। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। इस नौजवान की जिंदगी में आगे चलकर क्या क्या हुआ, ये सारी बातें उन्हीं से जानते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनकी जिंदगी में अच्छी तरह से झांकने की कोशिश करते हैं उनके गाने सुनते हुए। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। इस आवाज की छुअन से न जाने कितने एहसास जाग उठते हैं। अगर कहें तो इन्होंने ही अपनी आवाज में कहा है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। आपकी हमारी जानी पहचानी रोमानियत से भरी सुरीली आवाज गायक भूपेंद्र सिंह, जो आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। भूपेंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, और मैं भी विविध भारती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज यहाँ बुलाया और मेरा तारुफ किया वो मेरे सुनने वालों से करवाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। यादों से ही शुरू करते हैं। वो कौन सी यादें हैं आपके जहन में जो आपको इस फील्ड में लेकर आई? कहाँ से हम शुरुआत करें इन बातों की? यादें, जहाँ तक मुझे याद है कि कहानी बहुत ही लंबी है। मेरे संगीत का सफ़र तो बचपन से ही शुरू होता है, क्योंकि मेरे पिताजी वालिद साहब प्रोफेसर नत्था सिंह खालसा कॉलेज अमृतसर में म्यूज़िक प्रोफेसर होते थे। तो एक किस्म का फैमिली में ही हमारे संगीत का जो एक प्रवाह था वो चलता ही था। 7 बहन भाई, मतलब 3 भाई और 4 बहनें संगीत से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन प्रोफेशनली उनमें से कोई भी, हम 7 में से कोई भी बाहर नहीं आया। मेरे पिताजी को बहुत शौक था कि मैं एक गवैया बनूं, मैं कुछ गाने गाऊं, और 5-6 साल की उम्र से ही मुझे कुछ राग वाग सिखाने शुरू कर दिए। तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती थी। ये हर एक प्रोफेशनल सिंगर के साथ होता है कि उनमें पेशेंस नहीं होती। तो उनका भी कुछ ऐसा ही था कि भाई एक बार वो बोलूं तो मुझे दूसरी बार गाना ही चाहिए। ये बात तो होती नहीं थी, सो मुझे मार पड़ती थी कि एक छोटी सी बात समझाइए, तुम उसको तुम गा नहीं सकते हो, याद नहीं कर सकते हो। तो उस वक्त मेरी हालत में बहुत छोटा था, बहुत डर जाता था मैं, और मेरे दोनों हाथ मेरे गालों पे होते थे और मैं सा बोल रहा होता था या रे बोल रहा होता था, कभी आंखों में आंसू भी होते थे। तो ये संगीत की कहानी जो है वहाँ से शुरू हुई। एक ऐसा वक्त भी आ गया उसी दौरान में कि मन का मुझे गाना ही नहीं है। आई स्टार्टेड हेटिंग म्यूज़िक, कि जिसके लिए मुझे मार पड़ती है, जिसके लिए मुझे इतना प्रेस किया जाता है कि मैं गाना गाऊं, गाना सीखूं, मुझे नहीं गाना। सो आई बिकेम रिबेल इन अ वेरी यंग एज, लेकिन जो लिखा होता है वो आप उसको बदल नहीं सकते हैं।
तो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो बात आज जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे दिमाग में कभी भी ये बात कभी भी नहीं आई थी। मैंने कभी ख्वाब ख्याल में कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। बहुत ही एक अच्छा वक्त था उस वक्त जब मैं आई वाज इन माय टीन्स। आई थिंक मैं 10 या 11 साल का था। तो पिताजी की एक लाइब्रेरी होती थी जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत होते थे। उनको बहुत ही शौक था अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे सारंगी होती थी, सरंदा बोलते हैं उसको, सरंदा होता था, सितार होती थी, और ये आपकी मैंडोलिन होती थी उस टाइम पे। बहुत इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक दो दो तीन हारमोनियम थे। तो मुझे वो अलाउ करते थे कि भाई आई कुड टच देम, यू नो। सो मैं कभी उठ के बाजा बजाता, कभी कुछ सितार की बजती तो नहीं थी, बड़ी थी बहुत, तो कभी वो बजती, लेकिन ये नेवर कभी भी ऐसे मुझे टोका नहीं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये मत, इसको हाथ मत लो, ऐसा कभी नहीं बोला। तो मुझे स्लोली मुझे इंस्ट्रूमेंट्स का शौक भी जो था वो पिताजी की लाइब्रेरी से शुरू हो गया। सो बहरहाल कहना यह है कि भी मेरी संगीत की जो कहानी है, जो मेरा संगीत का जो सफ़र है, वो बचपन से ही शुरू हुआ। भूपिंदर जी, बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा जब आप छोटे थे, आप खेलना चाहते होंगे और आपको कहा जाता था कि आप रियाज कीजिए, लेकिन वो रियाज जो है वो फाउंडेशन बना और आज आपको लगता होगा कि आपके पिताजी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, पहले गाना सुन लेते हैं उसके बाद पूछते हैं। तो उन दिनों की अगर याद हो आपको, कौन से राग थे जो आप गुनगुनाया करते थे? पिताजी के टाइम पे हमें फिल्मी गाने तो इतने कभी याद नहीं होते थे, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत होते थे वो अपना, जब तो मैं काफ़ी, आई थिंक आई वाज इन माय अर्ली टीन्स, जब ये फिल्मों के बड़े पॉपुलर गाने शुरू हो गए थे, जैसे हेमंत कुमार साहब का गाना था वो याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, और लता जी के गाने, यू नो, काफ़ी गाने हैं। लेकिन पिताजी क्लासिकल गाते थे और उनको क्लासिकल की बड़ी महारत थी, बड़ी अच्छी उनकी रेंज थी। तो वो तो हमें उनके सामने क्लासिकल ही गाना पड़ता था, हम लाइट म्यूजिक नहीं गाते थे। तो आज आप क्या सुनाना चाहती हैं वो मैं आपकी चॉइस पे छोड़ सकता हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आप गाना सुनना चाह रहे हैं। हेमंत कुमार की बात आपने की, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। उन्हीं यादों का दामन थाम कर हेमंत कुमार का गाया हम गाना सुन लेते हैं, पतिता फिल्म का। जी बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। किस ख्याल में, ओ दिल फंसा है बेकसी के जाल में, ओ खो रहे हो आज किस ख्याल में, ओ दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहां मेहरबां हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो
जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। भूपेंद्र जी, यादें भी बहुत अजीब होती हैं, हमें कहाँ कहाँ ले जाती हैं और हमारे जहाँ को रोशन कर देती हैं। हेमंत कुमार का गाया ये गाना हमें बहुत पीछे ले गया, जब संगीत बहुत सुरीला हुआ करता था। मेलोडी होती थी उसमें। जी। आप बात कर रहे थे कि संगीत से आपको जहाँ एक तरफ थोड़ी सी तकलीफ होने लगी क्योंकि आपके ऊपर लादा जा रहा था, जबरदस्ती हो रहा था, वहीं आपको इंस्ट्रूमेंट्स का शौक पैदा हो गया क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ने आपका साथ दिया और वहां पर जोर जबरदस्ती नहीं हुई। और वो कौन सी उम्र होगी जब आपने गिटार बजाना शुरू किया और आपने वायलिन बजानी शुरू की? ये एक बड़ी अजीब दास्तान है कि आज मैं सोचता हूँ कि भी पिताजी जो भी करते थे, जब मारते भी थे, जो मुझे डांटते भी थे, तो आज अगर सपोज मैं सोचता हूँ कि अगर वो नहीं डांटते या मुझे नहीं मारा होता तो शायद आज मैं नहीं होता जो आज हूँ। ये भी हो सकता है। यहाँ मेरे मन में एक बात आ रही है जो मैं आपको गाने से पहले पूछना चाह रही थी कि उस जमाने में सिखाने का, आदर का एक यही तरीका हुआ करता था कि बड़े लोग जो है वो छोटों को मार के सिखाते थे। वो सजा ही उनका प्यार भी हुआ करती थी। आजकल लेकिन जमाना बहुत बदला हुआ है। यहाँ आज बच्चों को डांटना मारना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ आप ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते। तो आप इन दोनों को किस नजरिए से देखते हैं? वो ठीक था या ये ठीक है या कोई बीच का रास्ता? मैं तो ये कहता हूँ कि भी आज जैसे वी आर अडॉप्टिंग अमेरिकन स्टाइल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। आपको बच्चा चाहिए तो आप पैदा करिए, नहीं चाहिए तो आप मत करिए, मेरा कहना ये है। और जब आपने व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ लव बॉन्ड, लाइक जब आप एक यू प्लान अ चाइल्ड, देन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको उस बच्चे को कैसे बड़ा करना है। अब बच्चे हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, वो करना चाहते हैं। अगर माँ बाप बोले कि हाँ बेटे करो, एंजॉय करो, तो वो भी गलत है। सो यू हैव टू स्टडी ए चाइल्ड। ऐसा नहीं कि भी जैसे मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि जब हम कभी बाहर अमेरिका या कभी इंग्लैंड या कभी कनाडा जाते हैं तो कि जैसे बच्चे 8 साल 10 साल के हो जाते हैं उनको घर से निकाल देते हैं। प्यार मोहब्बत कहाँ है वहाँ बच्चों से प्यार करना वो तो आज बहुत कम लोगों को मालूम है। सो मेरा कहना ये है कि भाई बच्चों को डांटना भी ज़रूरी है, उनको मनाना भी बड़ा ज़रूरी है, बच्चों के साथ दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई एक इंसान को मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपका बच्चा है 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, आप दिन में उसको कितनी बार छाती से लगा के पूछते हो कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए या तुम्हें कुछ तकलीफ है? कोई नहीं पूछता, लोगों के पास टाइम नहीं है। फिर कहते हैं जी बच्चों को कुछ कहना नहीं चाहिए, उनको जैसे मतलब आप नहीं तो पुलिस आ जाएगी घर पे अगर आप उनको डांटेंगे भी, तो बच्चे क्या करेंगे? वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो बनना चाह रहे हैं, आजकल वही हो रहा है। फिर वो माँ बाप की सुनते नहीं है, तो जो उनका मन आता है वो करते हैं। अगर तकदीर अच्छी हो तो कुछ अच्छे बन जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर तो आपको मालूम है क्या होता है। तो मैं इस बात को बहुत मानता हूँ कि भाई एक डर बड़ा ज़रूरी होता है। एक बच्चे के दिल में बाप का डर, माँ का डर जो है वो और जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, जिसको कि एक रिस्पेक्टफुल एक जो तहजीब है वो बड़ी ज़रूरी है बच्चे के अंदर। और वो कौन सिखाता है? वो माँ बाप सिखाते हैं, वो आपके संस्कार सिखाते हैं। अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं तो नेचुरली बच्चे में भी आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक दोस्ती, एक पहलू जो है, एक बच्चे के साथ दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि बच्चा कुछ भी जब उसको बात पूछनी हो तो वो दूसरे लड़कों से जाके मत पूछे, आपसे पूछे। आपकी इतनी दोस्ती होनी चाहिए आपके बेटे या आपकी बेटी के साथ कि जब वो बाहर से जाके पूछेंगे कुछ क्वेश्चन तो वो उनको गलत रास्ते पे डालेंगे। तो वही क्वेश्चन अगर वो माँ बाप से पूछें तो माँ बाप उनको सही रास्ते पे गाइड कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भी आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर कि मुझे उन्होंने जितना भी मारा, डांटा, जो भी किया, आज वो सब मुझे मंजूर है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो शायद मैं आज इस मकाम पे नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। भले आप मत मारिए, चांटा मत मारिए, छड़ी मत मारिए, लेकिन एक दोस्ती करिए, एक प्यार जो है बच्चों के साथ बड़ा ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ मुझे पिताजी की लाइब्रेरी से हुआ था। और बचपन में एक्चुअली दिल्ली में मुझे गाने से इतनी नफरत हो गई कि मैंने गाना छोड़ दिया क्लासिकल, और मैं हवाइन गिटार बजाना शुरू किया।
अभी जो मैं गाता था क्लासिकल वो मैं हवाइन गिटार पे बजाता था, तो उस छोटी उम्र में मैं जो बजाता था वो बोलना नहीं चाहिए, कुछ बड़े बड़े लोग हैरान होते थे सुन के कि ये कैसे बजा सकता है ये। तो ऐसे बॉम्बे में आ गया मैं, और बॉम्बे में आने के बाद जब पहला गाना गाया मैंने 63-64 में रफ़ी साहब के साथ, मन्ना डे साहब के साथ, ललित महमूद साहब के साथ, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे में कभी अपना कैरियर बनाऊंगा। लेकिन 5-6 महीने साल रहने के बाद मैंने ये देखा कि मैं तो इनके जैसा गा ही नहीं सकता। रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, मन्ना डे साहब बहुत बड़े सिंगर, ललित महमूद साहब, किशोर कुमार साहब, तो मैं वापस चला जाता हूँ दिल्ली। वहाँ ठीक था, अपना हवाइन गिटार बजाता हूँ या रेडियो पे नौकरी कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा। लेकिन तब तक यहाँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे बॉम्बे में, तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि तुम तो गिटार बजाते हो, तुम यहाँ गिटार बजाओ और जब गाना आए तो गाना भी गाओ। तो मैंने कहा मुझे गिटार, तो मैं तो हवाइन गिटार बजाता हूँ जो कि आजकल फैशन में नहीं है। तो बोलने लगे स्पेनिश सीख लो, तुम्हें तो टाइम नहीं लगेगा स्पेनिश सीखने में। उन्होंने मुझे एक गुरु भी दिए गिटार सीखने के लिए। तो आज जो गिटार में जितना भी मेरा नाम है वो मैंने गिटार बॉम्बे में सीखा है आके। बॉम्बे में मुझे भानु गुप्ता जो है मेरे गुरु, उन्होंने मुझे गिटार सिखाया। लेकिन प्रैक्टिस करना अपने आप पे डिपेंड करता है, आदत थी वो, एक हठ योग होता है। एक संगीतकार के लिए, एक गाने वाले के लिए हठ योग बड़ा ज़रूरी है। उस हठ के ज़रिए ही कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी होती है, आप जो भी कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें आप वो हट करने से ही आती हैं। सो हठ योग में मुझे बर्दाश्त करने की बड़ी आदत पड़ गई, तो ये सब चीज़ें मेरे बहुत काम आई बाद में। तो ऐसे ही मेरा गिटार का सफ़र शुरू हुआ था। गिटार की बात हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपने गाने की बात की थी, और वो भी पहला गाना जो मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे जी के और तलत महमूद साहब के साथ गाया, और वो हकीकत फिल्म का गाना है, होके मजबूर। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। तो पहले ये सुन लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। हाँ ज़रूर, मैं सोच रहा था कि उसके पहले मैं 2 लाइन आपको मैं गा दूँ। ज़रूर। क्योंकि वो मेरे कैरियर का पहला गाना था, और वो आज भी इतना मकबूल है कि भाई यंगस्टर्स जो हैं, जब हम स्टेज पे गाते हैं मिताली और मैं, तो इस गाने की फरमाइश आती है जो कि उन बच्चों की जो कि उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। सो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि अच्छा संगीत जो है वो मरता नहीं है। तो गाना कुछ ऐसे था, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी,
मैंने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हाय हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमान मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमान मचलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। भूपेंद्र जी, हम जानते हैं कि हकीकत फिल्म का ये गाना आपके करियर का पहला गाना था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आखिरी खत फिल्म का जो गाना था खयाम साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में, वो पहला गाना था आपका? नहीं, आखिरी खत ने जो उस आखिरी खत में जो मैंने गाना गाया था वो मेरा पहला सोलो था। पहला सोलो रुत जमा जमा। हाँ, खयाम साहब ने मुझे सबसे पहले, हालांकि मैं नया नया आया था, तो मुझे ऐसे चेतन साहब ने कहा अपनी अपनी भाषा में कि देखना वो खयाम तुम्हें फ़ोन करेगा या मैसेज भेजेगा, तू रिहर्सल पे चले जाना। तो मुझे नहीं मालूम था कि भाई ये आखिरी खत के लिए मुझे गाना गा रहे हैं। बहुत प्यार करते थे चेतन साहब। तो ऐसे जब मैंने रिहर्सल वहाँ जाके की तो मालूम पड़ा कि वो सोलो गाना था और बहुत ही अलग टाइप का, खयाम साहब के स्टाइल से अलग था। कहाँ चीनो अरब हमारा, और इस टाइप के गाने मेरे फेवरेट गाने जो उनके बीच में जब मुझे ये रुत जवान जवान गाया मैंने, तो मुझे आई वाज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने चलो कुछ अलग टाइप का मैंने गाना गाया। मैं चाहूँगा कि आप वो गाना शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप उसको ज़रूर सुनाइए इस गाने को। पहले आपसे सुने। उसमें ना खयाम साहब ने एक तान रखी थी, बड़ी जबरदस्त तान थी वो। रुत जवा जवा रात मेहरबां, तुम तो न लो इम्तिहान, रुत जवा जवा। तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन खयाम साहब ने इसमें वो तान का और ये इंग्लिश टाइप का जो गाना है उसका उन्होंने रखा था। जवान जवान रात मेहरबां, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान रात मेहरबां,
छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवां जवां। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां, रुत जवां जवां। रात मेहरबां, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवां जवां। हुस्न की शिकायतें बजा है, इधर तड़प उधर गिला, खामोशी है दर्द की सदा, आंखें बनी है जुबान, रुत जवां जवां। रात मेहरबां, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवां जवां। गम खुशी खुशी छुपा लिया, दर्द को भी दिल बना लिया, जिंदगी ने आजमा लिया, तुम तो न लो इम्तिहान, रुत जवां जवां। रात मेहरबां, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवां जवां। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक भूपेंद्र सिंह से रेणु बंसल की बातचीत। हम मुंबई आ गए और करियर की बातें शुरू करने लगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब आप अमृतसर से दिल्ली आए थे और आपका म्यूजिक करियर शुरू नहीं हुआ था, तब आप सीख रहे थे गायन और वादन। वो थोड़े से दौर की बात करते हैं कि आप जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तो आपने और क्या क्या किया। आप रेडियो से जुड़े, आप दूरदर्शन से जुड़े, तो उन यादों के बारे में बताइए। मुझे होश नहीं है इतना कि हम अमृतसर से, पैदा मैं अमृतसर में हुआ, लेकिन दिल्ली कब आए शायद मुझे लगता है कि बस 1-2 साल का होगा या 2-3 साल का होगा मैं शायद, जब पार्टीशन हुआ तो दिल्ली पिताजी ने शिफ्ट कर लिया था। तो बाद में कुछ हालात ऐसे थे कि पिताजी डिवोशनल म्यूजिक गाते थे गुरुद्वारे में। मैं बड़ी छोटी उम्र से, मेरा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तबला है, शायद ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं बहुत छोटा होता था तो तबले तक मेरे हाथ भी नहीं पहुंचते थे, तो मुझे पिताजी गद्दी पे बिठाते थे और मैं फिर तबला बजाता था। उस टाइम से पढ़ाई तक जो है मन नहीं होता था पढ़ने को, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैट्रिकुलेशन जो है वो मैंने दिल्ली से किया था। तब दूरदर्शन नया नया शुरू हुआ था, शायद 1959 या कुछ जैसे। उसमें कुछ आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। पीएल देशपांडे साहब उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे उस टाइम पे। तो मुझे जो वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर थे रघुनाथ सेठ, वो मुझे लेके बोलते कि चलो तुम उधर थोड़ा गिटार सुने के बैठ के स्टूडियो में। आकाशवाणी भवन में मुझे ले गए।
5th फ्लोर पे जहाँ स्टूडियो होता था, तो मैं काफ़ी देर में हवाइन गिटार बजाता रहा। तो मुझे इतने में रघुनाथ जी आए और पूछे कि भाई देश पांडे साहब पूछ रहे हैं तुम्हें कोई और इंस्ट्रूमेंट आता है? मैं कहा मैं तकरीबन तकरीबन जितने भी सामने इंस्ट्रूमेंट है मैं बजा सकता हूँ, वायलिन भी बजाता हूँ, फ्लूट भी बजाता हूँ, मैंडलिन भी बजाता हूँ। तो फिर अंदर से आवाज़ आई, ठीक है इसको रख लेते हैं, यू नो। सो आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच, पहला बैच जो उस वक्त जो दूरदर्शन का था, जो एक्सपेरिमेंटल था उस टाइम पे। सो आई वाज वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑफ म्यूजिशियंस ऑफ आकाशवाणी दूरदर्शन। मुझे क्योंकि मैं अंडर एज था तो मुझे ये लोग परमानेंट नहीं रख सकते थे। सो दे यूज्ड टू साइन मी कैजुअल बेसिस पे, हर 3 महीने में साइन करता था मैं कॉन्ट्रैक्ट। 150 रुपए मिलते थे, उसमें शायद उस वक्त 8 आने काटते थे टिकट के, स्टैम्प टिकट वगैरह लगा के। सो अबाउट 149 रुपीज़ में बहुत होता था उस टाइम पे। उसके काफ़ी दिन बाद, काफ़ी साल के बाद मेरी मुलाकात मदन मोहन साहब से हुई। दिल्ली के बहुत सारे आर्टिस्ट, उन्होंने एक महफिल रखी हुई थी, तो उस महफिल में सब ने गाया। सब दिल्ली के जो आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट थे, ए क्लास आर्टिस्ट थे, बी क्लास आर्टिस्ट थे, उन सब ने उनको अपना अपना जो गाना था वो सुनाया। तो इतने में मुझे एक प्रोड्यूसर थे, कहने लगा यार तुम क्यों चुप बैठे, तुम भी कुछ सुनाओ उसमें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने भी एक ऐसे एक गज़ल थी मेरी पुरानी, एक वो मैंने उनको सुनाई। को आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब खाना खा रहे थे सब तो मेरे पास आए, तो कहने लगे तुम अच्छा गाते हो, यू आर अ गुड वॉइस। मैं कहा जी थैंक यू। तो ऐसे कभी बॉम्बे बुलाएंगे तो आओगे, कभी ऐसे रिकॉर्डिंग करनी होगी? तो मैं कहा फिल्म रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? बोला हाँ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा डेफिनेटली, मैं आप मुझे बताइएगा। तो ऐसे फिर जब ये हकीकत बन रही थी, तो तब जब ये गाना रिकॉर्ड करना था होके मजबूर मुझे, तो मुझे बॉम्बे बुलाया गया। सो दिस इज़ माई जर्नी फ्रॉम अमृतसर दिल्ली टू बॉम्बे। अभी बॉम्बे के आगे और कुछ है नहीं, समुंदर ही समुंदर है और मैं कहीं जा नहीं सकता। हम बात कर रहे थे आखिरी खत फिल्म के गाने की, जो आपका पहला सोलो था। उसके बाद फिर आपने और बहुत सारे गाने गाए, और जितने गाने आपके हैं सारे यादगार हैं। हाँ, मैंने कम गाने गाए हैं, लेकिन वो सारे ही जितने गाने हैं उनका कुछ ना कुछ लाइफ के साथ जो जोड़ है वो बहुत है, यू नो, दे रिवॉल्व अराउंड एवरीबॉडीज लाइफ, यू नो। तो मैंने बहुत सारे गाने, आखिरी खत और इसके बाद सपन जगमोहन, और बहुत सारे संगीतकार जो हैं बॉम्बे के उस टाइम पे थे, उस वक्त मैंने काफ़ी गाने, करीबन करीबन मेरे पास मेरे 400 गाने हैं। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं वो परिचय से, जो फिर मेरे गाने जो हैं वो बहुत ही लोगों को पसंद आए। ख़याम साहब के गाने तो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो मैंने काफ़ी गाए हैं उनके, तो वो भी बड़े पॉपुलर हैं। परिचय फिल्म में 2 गाने थे आपके। इस वक्त हम कौन सा गाना सुने? बीते ना बिताई रहना। हाँ, बीते ना बिताई रहना जरूर सुनिए ना। जागी हुई अखियों में
भूपेंद्र जी, आपने हर तरह के गाने गाए हैं, खुशी के गाने भी गाए हैं। इस वक्त मुझे याद आ रहा है आपका मासूम फिल्म का गाना, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप की जो आवाज है उसमें इतनी संजीदगी, इतनी गमगीन क्यों लगती है? ऐसा लगता है कि कायनात उस गम के आसपास सिमट के रह गई है। नहीं, अभी अभी जिस गाने का नाम लिया है कि हुजूर इसका तो न इतरा के चलिए, इसमें तो कुछ सैडनेस नहीं है, कुछ उदासी नहीं है। मैं यही जानना चाह रही थी कि वो गाना इतना इतना प्यारा है, सुनने में इतना अच्छा लगता है, अलग है वो गाना। करेक्ट है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस जो है ना, जो कि हर गाने में के लिए बड़ी जरूरी होती है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं, बहुत प्यार दिया है मुझे। लेके यंगर ब्रदर, उनका एक रोज का होता था, जैसे जब मैं गिटार, तो मैंने 20-25 साल मैंने कंटिन्यूसली मैंने गिटार भी बजाया और गाया भी है। जैसे स्टूडियो में आते थे तो सबसे पहले मतलब आके जफ्फी डालते थे, गले मिलते थे, और मुझसे बहुत कद में छोटे थे, तो उनका सर जो है वो मेरे इधर छाती के ऊपर होता था और 1 मिनट खड़े रहते थे ऐसे ही, और बाद में बोलते थे कि हो ठंड पै गई, पंजाबी में बात करते थे मेरे साथ। तो वो एक शख्सियत, ऐसी शख्सियत थी जिससे मुझे मैं कभी भूल नहीं सकता कि उन्होंने मुझे जो जो बातें फिल्मी गानों के बारे में उन्होंने मुझे बताई हैं। सो ऐसे ही बहुत सारी बातें उनमें उनसे जो मैंने सीखी वो काम आई, जबकि मैंने हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, या इस टाइप के बाकी भी और काफ़ी सारे कॉमेडी गाने हैं, भोजपुरी गाने हैं, या दूसरे सत्ते पे सत्ता के गाने जो आप सब ने मिल के गाए हैं, तो ये सब उनकी मेरे ऊपर बहुत मेहरबानियां हैं। सो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस जो है वो हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, उसमें एक हैप्पीनेस है, छेड़छाड़ है उसमें एक। तो इसी गाने को पहले सुने? या जरूर सुनिए, डेफिनेटली। तो आप शुरू कीजिए ना इसे। हर गाना मैं ही पहले गा दूंगा तो रिकॉर्ड क्या सुनाएगा? रिकॉर्ड उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त सुरेश वाडकर साहब ने मेरे साथ गाया है। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा कोई मन चला कर पकड़ लेगा, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा
के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए। आपने बताया कि आप गिटार बहुत सालों तक बजाते थे और आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी, उनके ऑर्केस्ट्रा के साथ भी काम किया है, लेकिन ये पार्श्व गायन, फिल्मी गायन के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट था, आपकी जो रुचि थी, वो गजलों की तरफ कैसे मुड़ गई? बड़ा अच्छा सवाल है। असल में गज़लों की तरफ जो मेरी रुचि है वो बॉम्बे आने से पहले से ही है। जब मैं वाज वेरी यंग तो मुझे कभी भी किसी कागज़ में से कोई भी चीज़ मिल जाती थी, कोई कविता या कोई भी गज़ल जब मिल जाती थी तो मैं उसको घर पे ला के उसको मैं ट्यून बनाता था उसकी। शाम को दोस्तों के साथ बैठते थे, आपस में यूज्ड टू शेयर म्यूज़िक, यू नो। तो गज़ल का शौक़ मेरे लड़कपन से है मुझे। हालांकि 65 में जब मैं यहाँ पे पहला मैंने जब गाना रिकॉर्ड किया था अपना, ये होके मजबूर मुझे, उसके बाद मेरा पहला ईपी जो है वो HMV ने बनाया था, गज़लों का बनाया था। और ये शौक़ मुझे दिल्ली से ही था, ये मुझे वहीं से ही था। कंपोजिशन जो है उसकी धुन बनाना जो है वो, उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मैं बोलों को समझता था, तो बोल क्या कहते हैं उसके हिसाब से मैं धुन बनाता था। तो इट इज़ माय बॉयहुड जो मेरा जो लड़कपन का जो मेरा शौक़ है, गज़ल मेरे तब से मेरे साथ है। तो जब पहला ईपी आपका मार्केट में आया तो वो जो पहला अनुभव था आपका, वो कैसा था? क्योंकि हर पहली चीज से बहुत प्यार होता है और वो ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल। जब वो एक्चुअली तब तो कुछ रिकॉर्डिंग कंपनीज की पॉलिसीज कुछ अलग होती थी। वे रिकॉर्ड रिलीज करके मार्केट में रख दिया, किसी को पता है भूपेंद्र सिंह कौन है, कोई रिकॉर्ड आया या नहीं है, कुछ नहीं। तब ये पब्लिसिटी का ज़माना नहीं था। बहरहाल जो कंपोज़र है, जो सिंगर है, उसको तो बड़ी खुशी होती है। इतना मतलब खुशी थी कि मैं 8-10 रिकॉर्ड खुद ही खरीद के लेके आ गया था दुकान पर जाके, क्योंकि फिर बाद में जब कोई भी दोस्त आए तो मुझे आई यूज टू गिव हिम, यार ये मेरा रिकॉर्ड है, इसको सुनो ज़रा, ये पहला मेरा गज़ल का रिकॉर्ड है। तो बड़ी खुशी थी उस बात की। और उस टाइम की जो मेरी कंपोजिशनें थी वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, यू नो, उस स्टाइल में गा रहे हैं जो मेरा उस वक्त का जो स्टाइल था और जो मैं आज भी जो मैं कायम रख रहा हूँ, वो बहुत सारे लोगों ने उसको पिकअप किया था। बड़ी अच्छी उसमें गज़ल थी अपना, ये गालिब साहब की थी। मुझे अगर याद आ गई तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा उसके बोल। फिलहाल आप कुछ और सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इनको मेरे सुनने वालों को परिचय का दूसरा गाना जो क्लासिकल गाना है, वो बहुत ही लोगों को बहुत अच्छा गाना, उसकी बड़ी फरमाइश भी आती है। मितवा करके गाना है। मितवा मितवा बोले मीठे बैन, मितवा मितवा बोले मीठे बैन, मितवा 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 बोले मीठे बैन, समझे कजरा रे नैन, मितवा बोले मीठे बैन। भीतर से आ
बरसे छलके तेरे नैन मितवा मितवा बोले मीठे बैन मितवा 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 बोले मीठे बैन सावरे कजरार नैन सावरे कजरार नैन मितवा बोले मीठे बैन। परिचय फिल्म आई थी 1972 में। इसके म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन साहब थे और उनके लिए आपने पहले भी काम किया और उसके बाद भी उनके लिए काम किया आपने। और उनके लिए आपने दम मारो दम गाने में गिटार भी बजाया, यादों की बारात में भी आपने गिटार बजाया। तो उससे पहले हम दम मारो दम की वो बीट भी जरूर सुनना चाहेंगे। उसके बारे में बताइए कि वो कैसे हुआ, ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने आपको गिटारिस्ट कैसे चूज किया? जब दिल्ली में आया तो यहाँ तो पिक्चर देखता था और घूमता रहता था ऐसे, तो मेरे और दोस्त ने जिसने मुझे गिटार सिखाया वो मुझे एक दिन ऐसे ही बोले कि तब पंचम के पास भी आरडी के पास भी इतना काम नहीं था, शायद छोटे नवाब रिलीज हुई थी या कुछ तीसरी मंजिल हुई थी, कुछ पता नहीं मुझे। तो चल ना तो हम लोग चलते हैं पंचम से मिलते हैं जाके। तो हाँ बस दिल्ली में मैंने पंचम की पहली पिक्चर देखी थी छोटे नवाब, तो मुझे म्यूजिक बड़ा ही अच्छा लगा बहुत ही, आई यूज्ड टू सिंग हिज सॉन्ग्स। तो मैंने कहा यार डेफिनेटली आई वुड लव टू मीट हिम, तो मैं उसका फैन हूँ। तो मुझे ले गया वो पंचम को बंगले में, जाके मैंने देखा वो ऐसा आदमी का हंसमुख आदमी जिसका नाम आर डी बर्मन है, वो ऐसे मिला जैसे कि मुझे कुछ 100 साल से जानता हो। एक वेवलेंथ होती है जो कि आपको मिलते ही जो जुड़ जाती है, यू आर ट्रैवलिंग ऑन द सेम वेवलेंथ। पंचम का मेरा कुछ ऐसा हो गया कि वी बिकेम सो फ्रेंडली, वी यूज्ड टू बी टुगेदर। रिकॉर्डिंग हो, चाहे रिकॉर्डिंग के बाद पिक्चर देखने जाते हो या घर में बैठ के म्यूजिक सुन रहे हो या कोई एक ड्रिंक ले रहे हैं शाम को, तो यू आर पुटिंग सॉफ्ट म्यूजिक, एक्सचेंजिंग म्यूजिक, तो ये वी बिकेम लाइक ब्रदर्स। वी वर वेरी स्टूपिड, तो एक बड़ा पॉपुलर फ्रेज था फिल्म इंडस्ट्री में कि ये दोनों सेंटिमेंटल फूल्स हैं, ये तो इनको कोई भी बेवकूफ़ बना के जाता है, एंड दैट इज़ ट्रू। सो पंचम का भी सेम था, वो भी बहुत लोगों ने उसको बेवकूफ़ बनाया, बहुत लोगों ने उससे फ़ायदे उठाए। मेरा भी कुछ सेम मेरी कहानी है। तो पंचम के साथ दोस्ती इतनी बढ़ गई कि जब ये एक्चुअली गाना बन रहा था कि दम मारो दम, तो देव साहब भी थे, पंचम था, उनको उसका पूरा स्टाफ था। तो मैंने नया नया गिटार सीखा ही था उस टाइम पे। आई कुड हियर द एक्सप्लेनेशन कि देव साहब जैसे बता रहे थे, स्मोक उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है, ऐसे गोल गोल जा रहा है और कंटिन्यूअस एक साउंड है जो कि देयर इज अ हम सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि नशे में कैसे होता है, चक्कर आते हैं जैसे ऐसे आता है। तो आई वाज लिसनिंग टू ऑल दिस। सो व्हाइल लिसनिंग टू इट आई वाज जस्ट स्ट्रमिंग दिस, ये जो था, ये मैं इसको मैं स्ट्रम कर रहा था ऐसे। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिसन कि भी ये इसके साथ मैच करता है कि नहीं। एंड सडनली एवरीबॉडी टर्न्ड अराउंड, कि यस, कि क्या बजा रहे थे, उसको बजा गाने के पहले। सो देन दिस इज हाउ दैट वाज माय फर्स्ट सोलो। एंड देन उसके बाद जितने पंचम ने 300 350 या कोई कितने पिक्चर जो किए मेरे, वी यूज्ड टू बी इन एवरी रिकॉर्डिंग। In fact, in his recording, I introduced so many instruments. I introduced 12-string guitar in the film industry. That is, जब हरे राम हरे कृष्णा बन रही थी, तो 12-string guitar, classical guitar में यहाँ पे मैं लेके आया। उसके बाद ऊद, जब ये अब्दुल्ला बन रही थी, ऊद इज इरानियन इंस्ट्रूमेंट, जी। तो वो उन्होंने मुझे पूछे बिना मंगवा लिया था। तो एक दिन ऐसे में स्टूडियो में घुसा था, तो ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पंचम बैठे हुए सामने टेबल में, एक नया ऊद रखा हुआ। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। तो मैं जैसे घुसा, मैं जाके मैं कहा, पंचम ये ऊद किसने मंगवाया यार? तो बोलता है आपने मंगवाया है। मैं कहा अच्छा भी क्यों? बोला ये पिक्चर चल रही है ना अब्दुल्ला, इसके म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक में ये बजाएंगे।
तो मुझे बड़ा जो आई वाज वेरी रेस्टलेस इनसाइड कि भाई कि कोई अच्छा बजाने वाला भी आया होगा साथ में, तो उसको हम सुनेंगे तो बड़ा आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। तो मैंने पूछा कौन बजा रहा है, किधर है वो? बोलते क्या बात कर रहे हो, कौन बजा रहा है? क्या तुम बजाओगे और कौन बजाएगा? तो मैं कहा पागल, हम लोगों को गाली वाली बहुत चलता था। मैं कहा मैं इसको कैसे बजाऊंगा, मैं तो कभी इसको हाथ नहीं लगाया। बोलता यही बात है, इसको अभी उठा सामने आर्टिस्ट रूम में ले जा, इसका जो करना है कर ले, इसके आधे घंटे के बाद इसका पीस रिकॉर्ड करना है। सो ये दोस्ती जो थी, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पंचम कुड रिलाई ऑन मी, उसको ये था कि भाई ये कर पाएगा, ही कैन डू दिस, वी वर सो क्लोज, दैट वेवलेंथ जो होती है ना वो हमारी शुरू से ही। सो आई हैव प्लेड द बेस्ट पीसेस फॉर आर डी बर्मन। तो अब्दुल्ला फिल्म का इस वक्त हम कौन सा गाना सुनेंगे ताकि हम उस दौर को याद कर सकें? एक पिक्चर आई थी अब्दुल्ला के, पूरे बैकग्राउंड में म्यूजिक में एक्चुअली ऊद है, बाकी बहुत प्रोमिनेंट है उसमें। और यमा यमा करके गाना था, मुझे पता नहीं कौन, शान का ना, हाँ शान का गाना था, उसमें यमा 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 उसमें था मेरे गाने में। तो क्या है कि हम लोग बजा के घर पे चले जाते थे, कभी सोचते नहीं थे ये बजाया हुआ है, कभी ये मैंने बजाया या उसने बजाया, ऐसा नहीं होता था। सो इन दो गानों में मैं चाहूँगा कि आप शान का वो गाना जरूर सुनाइएगा लोगों को। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यहाँ कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा यम्मा
सरगम के सितारे, इस कार्यक्रम में जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक भूपेंद्र सिंह से रेणु बंसल की बातचीत। ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।